उमरदुल्ला ने फ्लोर ऑफ हाउस में कहा कि जितनी भी स्टेट लैंड है हमें वो वेकेट करानी है और हम सख्ती से उसके ऊपर काम करेंगे। और इन्होंने बड़ा एप्टली कहा कि बताइए हमारे पे कोई पर्चा तो नहीं है, हमने कोई इलीगल काम तो नहीं किया। ये उनकी इग्नोरेंस थी जिसको भी समझने की ज़रूरत है। तो जो डिमोलिशन का इंक्रोचमेंट की बात है, ये एक बड़ा सीरियस सब्जेक्ट है और चीफ मिनिस्टर ने कॉल की। और मैं हैरान इस बात का हो रहा हूँ कि डिमोलिशन का सारा प्रोसेस चीफ मिनिस्टर की मर्जी के बगैर तो हो ही नहीं सकता। रेवेन्यू और फॉरेस्ट किसके अंडर है? रेवेन्यू के मंत्री हैं सीएम साहब खुद, और इसके मंत्री कौन है? जावेद राना। वो कह रहे मुझे पता ही नहीं है, मैं तो कह रिजाइन दे दे। फिर देखो, ये हिंदू मुस्लिम करने की कोशिश की गई। आज भी वहाँ पे जो शोर मचा रहे हैं पॉलिटिशियन जाके, वो सारे के सारे वो लोग हैं जो कह रहे हैं कि इंक्रोचर सही है। फिर वो कह रहे हैं जी चिट्टा बिकता है कासिम नगर में। बिल्कुल, उन पे ऑलरेडी 100 दिन का अभियान चल रहा है। अगर कोई प्रॉपर इंक्वायरी बिठाएगी 100% हैंड इन ग्लव निकलेगा रेवेन्यू डिपार्टमेंट के मंत्री का भी। मैं बड़े सोच में बोल रहा हूँ, उमर अब्दुल्ला साहब की कंसेंट के बगैर, रेवेन्यू मिनिस्टर की और जावेद राना फॉरेस्ट के बगैर किसी डीएफओ की मत नहीं वहाँ जाए। अगर एलजी सरकार होती है, पूछते एलजी साहब ने किया, लेकिन सरकार किसकी है? और शोर भी वही मचा रहे हैं। इलीगल इमिग्रेंट्स निकलते हैं वहाँ से, उनको इलीगल इमिग्रेंट्स की तरह ट्रीट करो। बांग्लादेशी आता है बांग्ला, और अगर कोई इंसान कश्मीर के किसी डिवीजन से यहाँ पे आया है, उसको वहाँ कोई प्रॉब्लम है, तो उसको वैसे हेल्प करो। अंडर व्हाट कंडीशंस उनको अपना कह रहे हैं जम्मू से बड़ा शहर होता था छंब। आज छंब पाकिस्तान के कंट्रोल में क्यों है? क्योंकि पाकिस्तान ने वॉर की और फोर्सफुली एरिया ले लिया, और सेंटर में दिल्ली में बैठे हुए लोगों ने ये नहीं ध्यान दिया कि वहाँ की जो डेमोग्राफी है, वहाँ के जो लोग हैं वो कहाँ जाएंगे। अगर कश्मीरी पंडित 5 लाख 10 लाख की जगह पे 50 लाख होते कश्मीर में, या 50-50 होते, क्या उनके ऊपर एट्रोसिटीज़ की जा सकती? क्या पाकिस्तान किसी और फेथ में रखता, या मान लीजिए नेपाल की तरह हिंदू कंट्री होता, वैसे अलग कंट्री होता, क्या वो इंडिया में पाकिस्तान के सिटीजन को भेज पाता कि आप जाइए वहाँ पे टेररिज्म फैलाइए? नमस्कार, द अर्थ न्यूज़ के कार्यक्रम सत्य संग में आप सब दर्शकों का स्वागत है। हमने देखा कि कल किस तरीके से जो शहर में है, एक सवेरे सवेरे एक कुछ इलाके में पीला पंजा चलता है। दोनों पक्षों की बात सामने आती है। जो वहाँ पे लोग थे वो कहते हैं कि हम काफ़ी देर से यहाँ पे रुके ठहरे हुए हैं, और सरकार दूसरी तरफ से बोल रही है कि नहीं जी, ये तो एक जो फॉरेस्ट लैंड था उसके ऊपर एनक्रोचमेंट थी। इस सारी जो ये सारा कल मामला हुआ है, इस पे मेरे साथ बातचीत करने के लिए आज स्टूडियोज़ में है हमारे एडिटर इन चीफ श्री शिवांग सत्य गुप्ता जी। शिवांग जी, आपका स्वागत है। जय माता दी। और हमारे साथ है वरिष्ठ पत्रकार शहर के राजा भैया। राजा भैया, आपका स्वागत है हमारे शो में। सर, मैं पहला सवाल आप ही से पूछना चाहूँगा शिवांग सर कि जो ये हुआ, इसके कई एस्पेक्ट सामने आ रहे हैं। सरकार की तरफ से हमें डेमोग्राफिक चेंज या जो इलीगल इमिग्रेंट्स की बात की जा रही है, या इंक्रोचमेंट की बात की जा रही है, लेकिन जो वहाँ के लोग हैं वो एक अलग बात बता रहे हैं। तो क्या आपको लगता है कि ये मामला किस तरफ जा रहा है? देखिए, जब कोई डिस्टर्बेंस होती है, जब कोई लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन होती है, जब कोई इलीगल काम होता है, तो उसके ऊपर लॉ अपना काम करता है। सबसे पहले तो जैसे धूप थी, कड़कती धूप थी, जब हम फर्स्ट सामने से चीज़ों को देखते हैं तो एज ए ह्यूमन हमें लगता है कि सरकार ने सख्त स्टेप लिया है। बट अल्टीमेटली सरकार को ऐसे स्टेप क्यों लेने पड़ते हैं? सरकार चुनिंदा है, इलेक्शन लेके आई है, उमर अब्दुल्ला साहब चीफ मिनिस्टर हैं, फॉरेस्ट मंत्री इलेक्टेड है, हाउसिंग खुद उमर अब्दुल्ला साहब के पास है, जेडीए उनके पास है। उसके बाद लॉ एंड ऑर्डर आता है जो कि एलजी साहब के पास है। स्टेट लैंड की रिट्रीवर की बात उमर अब्दुल्ला साहब ने की, जो अब आज पूरे दिन में चर्चा में कहीं थी नहीं। उमर अब्दुल्ला ने फ्लोर ऑफ हाउस में कहा कि जितनी भी स्टेट लैंड है हमें वो वेकेट करानी है और हम सख्ती से उसके ऊपर काम करेंगे। इन सब के बीच में जो लोग कल दुखी थे या जिन लोगों को हमने रोते देखा, संवेदनाएं उन लोगों के साथ हैं। इंसान के राइट्स हैं, ह्यूमन राइट्स के ऊपर जब हम बात करते हैं तो उन लोगों के भी हैं जिन लोगों को हम कानून के तहत जेलों में भरते हैं। ये तो लोग अच्छे लोग थे, दिन रात दिहाड़ी लगाने वाले लोग थे, ठीक लोग हैं, और इन्होंने बड़ा एप्टली कहा कि बताइए हमारे पे कोई पर्चा तो नहीं है, हमने कोई इलीगल काम तो नहीं किया। ये उनकी इग्नोरेंस थी जिसको भी समझने की ज़रूरत है। सवाल और प्रॉब्लम ये थी रवीश कि जम्मू कश्मीर के अंदर हम लोग एक प्रॉक्सी वार से गुजर रहे हैं जिसको इग्नोर नहीं किया जा सकता। तुम भी कश्मीरी पंडित, आज कश्मीर में क्यों नहीं है? तुझे भी सवाल तेरे बच्चे पूछेंगे आगे चल के कि पापा हम कश्मीर में क्यों नहीं है, हम अनंतनाग में क्यों नहीं है, हमारा घर कहाँ है? क्या जवाब देगा तू उसको?
बिल्कुल, जवाब देखिए देते हमारे अगर अगर हम हमारे कश्मीरी पंडित के हिसाब से बात करें, ये जंग तो चालू है। पिछले है ना? पिछले 40 साल से ये जंग चलती आ रही चल है, रही है ना, चल रही जो है। आप फेस कर रहे हो बिल्कुल। हम उसके भी पीछे जाएंगे। मैं किसी काम से देख रहा था, मेरे को ऐसे इंटरेस्ट हुआ, सुनने में आ रहा था कि जो छंब का एरिया है वो जम्मू से बड़ा शहर था। ऐसे हम देख रहे थे कि जम्मू में एक बिरादरी है, कलीठ बिरादरी, महाजन्स की बिरादरी, कलीठिया महाजन बोलते हैं हम उनको, और एक कलीठिया मोहल्ला है हरी मार्केट के पीछे। चमन लाल जी उसी फैमिली के हैं, हमारे जो चैम्बर के हैं वो उसी फैमिली के हैं, और बड़े वरिष्ठ महाजन कम्युनिटी के लोग उसी फैमिली के हैं। लेकिन आज वो कलीठ मोहल्ला छंब में कहाँ पे है? अंडर वर्ड कंडीशंस उनको अपना कह रहे हैं जम्मू से बड़ा शहर होता था छंब। आज छंब पाकिस्तान के कंट्रोल में है। क्यों है? क्योंकि पाकिस्तान ने वॉर की और फोर्सफुली एरिया ले लिया, और सेंटर में दिल्ली में बैठे हुए लोगों ने ये नहीं ध्यान दिया कि वहाँ की जो डेमोग्राफी है, वहाँ के जो लोग हैं वो कहाँ जाएंगे। चिब फैमिली के लोग हैं जो उसी एरिया से निकले हुए हैं, मनास फैमिलीज़ है जो वहाँ के थे, वो लोग बहुत बड़ी पॉपुलेशन निकल गए वहाँ से, जैसे कश्मीरी पंडित निकल गए। आज लोग भूल गए क्योंकि कोई बात ही नहीं कर रहा। मेरा आपको इस बात का जवाब देने का मतलब ये है कि क्या आप डेमोग्राफी चेंज को एक कम्युनिटी क्लिनजिंग की तरफ लेकर जाने वाला टूल नहीं समझते हो? अगर कश्मीरी पंडित 5 लाख 10 लाख की जगह पे 50 लाख होते कश्मीर में, या 50-50 होते, क्या उनके ऊपर एट्रोसिटीज़ की जा सकती थी बाय कंट्री पाकिस्तान? क्योंकि पाकिस्तान को ये पता लगा अगर पाकिस्तान एक क्रिश्चियन कंट्री होता तो क्या ये टेररिज्म को सपोर्ट कर पाता? क्या पाकिस्तान किसी और फेथ में रखता, या मान लीजिए नेपाल की तरह हिंदू कंट्री होता, वैसे अलग कंट्री होता, क्या वो इंडिया में पाकिस्तान के सिटीज़न को भेज पाता कि आप जाइए वहाँ पे टेररिज्म फैलाइए? उसका मोटिवेशन ये है कि चूंकि जम्मू कश्मीर में मुस्लिम्स रहते हैं, इस्लाम को मानने वाले रहते हैं, और पाकिस्तान एक इस्लामिक कंट्री है, तो वहाँ पे जुल्म हो रहा है, आप वहाँ जाके कंट्रोल करो। जबकि सच ये है कि भारत और पाकिस्तान की लाइंस डिफाइन हो चुकी थी। पाकिस्तान एम्बिशियस हो गया, उसको जम्मू कश्मीर नहीं मिला था, क्योंकि उसको इंडिया के साथ रखने का राइट ये था क्योंकि वो था ही भारत। जम्मू कश्मीर तो जब से कंसीव किया गया, महाराजा से पहले भी भारत ही था, वो तो था ही भारत ना, पाकिस्तान भी तो भारत था। लेकिन जब वहाँ के लोगों का फेथ बदल जाता है, सोचे बदल जाते हैं, फिर इंसान कहता है दो भाई लड़े आपस में, माँ बाप कहते हैं चलो यार अलग अलग रहो। अलग होने के बाद एक दूसरे को काटना नहीं ना शुरू कर देना है। तो भारत ने बड़े भाई का निभाया रिश्ता कि ठीक है पाकिस्तान अलग हो गया, बड़ी फैसिलिटीज़ दी गई, बड़े तरीके दिए गए, लेकिन पाकिस्तान के अंदर जो लोग थे वो वेस्टर्न पावर्स के इन्फ्लुएंस में थे, जिनसे हम आज़ाद हुए उन्हीं के इन्फ्लुएंस में थे, समझ में ही ना। उनके इन्फ्लुएंस के द्वारा उनको ये बोला गया भैया जी इस तरीके से आप जम्मू कश्मीर पे अटैक करो, ले लो, वो नहीं ले पाए। अब उनको वो ख़राब करना था, उन्होंने यहाँ के मुस्लिम्स को प्रवोक कर करके 1989 आते आते इतने प्रवोक कर दिए कि आपको माइग्रेट होना पड़ा। लेकिन प्रवोक वो इसलिए कर पाए क्योंकि यहाँ पे कम्युनिटी के अंदर पॉपुलेशन जो थी नॉन मुस्लिम्स की वो कम थी और मुस्लिम्स की ज़्यादा थी, बस। तो यहाँ से आपको पता लगेगा कि डेमोग्राफी जब बदलती है तो उसका पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस क्या होता है कि पूरे भारत की सोवरेनिटी आपकी माइग्रेशन से कश्मीर में डिस्टर्ब हो गई। अगर कश्मीरी पंडित कम्युनिटी वहाँ पे 20-30 लाख लोग होते, मैं कहता हूँ 30% भी होते, तब भी जम्मू की तरह पूरी स्टेट में अच्छे तरीके से रहते। तो डेमोग्राफी एडमिनिस्ट्रेशन का, पॉलिटिकल सिस्टम का एक बड़ा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है जिसको इग्नोर करना, मैंने तभी कॉमन आदमी की तरह बात की कि आम आदमी को समझ आ जाए कि डेमोग्राफी चेंज जो है वो कितना बड़ा पॉलिटिकल डिस्टर्बेंस क्रिएट कर सकता है। आपको बात समझ में आ गई? अब ये डिमोलिशन से क्यों लगता है? वो इसलिए लगता है फॉरेस्ट में रहने का राइट्स है, सब लोगों ने लोगों को चुना, असेंबली में एमएलए भेजे, एमएलए ने कानून बनाया, इन्होंने बनाया कानून। उन्होंने कहा कि ठीक है हमारे जम्मू कश्मीर में ख़ास तौर पे ये कम्युनिटी है जो हम इसको हम बोल सकते हैं यूरोपियन, लोअर यूरोपियन रीजन्स के ये लोग हैं, ये नोमैड्स हैं, ये पशुपालन करती हैं, पशुओं के साथ रहती है, पशुओं के साथ आते हैं, और ये एक बड़ी वाइब्रेंट कम्युनिटी है। जिस भी कंट्री में ये लोग होते हैं उस कंट्री के प्रति कमिटेड होते हैं, और उसके कमिटी इनकी नेशनलिज्म पे कोई डाउट नहीं होता है। लेकिन इनकी आड़ में बेड़ों में कोई भेड़िया छुप के आया हो और ये बोले कि ये भेड़िया ही है, भेड़ी है, तो गलत है ना। इस कम्युनिटी का इस्तेमाल किया गया बाय पाकिस्तान, और ये कम्युनिटी सबसे बड़ी सफ़रर है, सही बोला उस बच्चे ने कल। लेकिन ये भी नहीं बना किया जा सकता कि जो लोग जस्ट बिकॉज कि ये कम्युनिटी इस्लाम को फॉलो करती है उनके बीच में छुपने की कोशिश करते हैं। कल एक लेडी ने बोला ना कि हमें कश्मीर से निकाला गया,
ऑन रिकॉर्ड ये बात उसने बोली, ये सुन के कान खड़े होते हैं कि इस डिमोलिशन के अंदर सच्चाई वो नहीं है जो अब बनाने की कोशिश की जा रही है। गलतियाँ सरकारों से होती हैं जो नहीं होनी चाहिए। बिकॉज हम बचपन से वहाँ जा रहे थे, भिंडी में जो जगह ये, हमने वहाँ पे देखा है। हम जब महामाया टेम्पल जाते हैं, मुड़ते ही हमारे साथ में हमारे भाई बंधुओं के घर है, सारे हमारे वाकफ़ हैं, दोस्त हैं, मित्र हैं, मिलते जुलते रहते हैं। बट वो थे 5, 7, 8, 10 घर। पॉपुलेशन बढ़ गई, बच्चे हो गए, 20-30 साल में 2-2 घर हो गए। बट दे कैन नॉट बिकम 100 हाउसेस, 40 हाउसेस। ये 40 हाउस इसलिए बने क्योंकि कुछ लोगों की नज़र होती है हम लोग किसी ऐसी जगह पे चले जाएं जहाँ पे हम छुप जाएं। जैसे भेड़ियों और भेड़ की एग्जांपल मैंने नहीं ना बनाई, भेड़ों में भेड़िए छुप जाते हैं ना, वो भेड़िए कौन है? जो टेररिज्म भेजते हैं और जो पॉपुलेशन का इस्तेमाल करके डेमोग्राफी को आहिस्ता 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 ख़राब करना चाहते हैं। और सबसे बड़ा थ्रेट क्या है? नेशनल सिक्योरिटी को थ्रेट है। क्या थ्रेट है? रोहिंग्या भी इसमें आ जाते हैं, बांग्लादेशी भी इसमें आ जाते हैं, अंडरस्टूड। इलीगली इमिग्रेंट, इलीगली पाकिस्तानी रेजिडेंट भी आ जाती है। जैसे अब जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ, हम हैरान हो गए कि हमारे आगे पीछे इतने पाकिस्तानी ओवर स्टे कर रहे थे जो पाकिस्तानी नेशनलिस्ट हैं, सॉरी पाकिस्तानी क्या है, पासपोर्ट पे है ना, और वो पाकिस्तानी पासपोर्ट पे यहाँ पे नौकरियां भी करना शुरू हो गए। क्या इसको ठीक करने का जो जो ड्यूटी है वो गवर्नमेंट की नहीं है? एट द सेम टाइम जो लोग वहाँ पे जेन्युइन थे, जिनके घर थे, उनको ध्यान से रखने की ज़रूरत थी। जो शायद इसमें गलती गवर्नमेंट के लेवल पे 2-4%, 20-25% हुई है, जिसको हम सामने लाके जो रियल कॉज है उसको इग्नोर नहीं कर सकते। वहाँ पे पुलिस के पास रिकॉर्ड्स आए, नई नई जिनकी शादी होती है या जो एंगेज्ड कपल होते हैं, वो अपनी राइट के तहत महामाया जाते हैं, बावे माली माता जाते हैं या आउटिंग करने के लिए गाड़ी में तफरी करते हैं, उनको रोका जाता था, क्राइम किया जाता था और फिर वो अननोन प्लेसेस में गुम हो जाते हैं। वो कहाँ गुम होते हैं? जब आपके घर का एड्रेस है, GMC नंबर ये, हाउस नंबर फलाना, जब आपका एड्रेस ही कोई नहीं है, आपने टीन का जो छत जैसा बनाया, बोला जी मैं नोमैड हूँ, लेकिन आप नोमैड थे नहीं, क्योंकि सारे गुजर बकरवाल कम्युनिटी के लोगों के पास अपने अपने कार्ड है। अब किसी के पास अगर कार्ड है वो कुकड़नाग का है या वो कश्मीर में किसी जगह का है, तो वो किस हिल पे, आज तक कभी नहीं आया, पिछले 5 साल तक नहीं आया। आज वो जम्मू की कड़कती गर्मी में क्यों आ गया? रजौरी भद्रवाह किश्तवाड़ के लोग आते हैं, वो जेन्युइन समझ में आता है कि हमारी जम्मू की बेल्ट की है, उनको ये बेल्ट समझ आती है, वो मड़ भी जाती है, सब जगह जाती है। लेकिन एक कम्युनिटी जो आती नहीं थी, कहीं वो कोई किसी कॉन्स्पिरेसी के थ्रू तो नहीं लाई गई यहाँ पे, क्योंकि आपको डेमोग्राफी चेंज को हल्के में नहीं लेना है। ख़ास तौर पे जब पाकिस्तान जैसा एक साजिश करने वाला मुल्क सामने बैठा हो, तो जो डिमोलिशन का इंक्रोचमेंट की बात है, ये एक बड़ा सीरियस सब्जेक्ट है। और चीफ मिनिस्टर ने कॉल की, और मैं हैरान इस बात का हो रहा हूँ कि डिमोलिशन का सारा प्रोसेस चीफ मिनिस्टर की मर्जी के बगैर तो हो ही नहीं सकता। और अगर चीफ मिनिस्टर की मर्जी के बगैर हुआ है तो ये हाईली इनकॉम्पिटेंस है, क्योंकि डिपार्टमेंट जो उधर गए सारे चीफ मिनिस्टर के थे। GMC किसके अंडर आती है? आप मुझे बताइए। ये जो बुलडोजर यूज़ किए गए किस गवर्नमेंट एजेंसी के यूज़ किए गए? पुलिस को आप छोड़ दीजिए, पुलिस ने किसके राइट, रेवेन्यू किसके अंडर आ रहा है? रेवेन्यू और फॉरेस्ट किसके अंडर है? रेवेन्यू के मंत्री हैं CM साहब खुद, और इसके मंत्री कौन है? जावेद राना। वो कह रहे मुझे पता ही नहीं है। मैं तो कह रिजाइन दे दे फिर। हम छोटा सा अखबार चलाते हैं, अगर कल को एडिटोरियल में कुछ आ जाए, मैं बोलूँ मुझे पता नहीं, अपने आप आ गया, तू क्या कर रहा था फिर तू मंत्री बन के क्यों बैठा है? बिल्कुल, हमें भी पता ये काम किया गया है टू प्रोवोक। बिल्कुल, देखो ये हिंदू मुस्लिम करने की कोशिश की गई। आज भी वहाँ पे जो शोर मचा रहे हैं पॉलिटिशियन जाके, वो सारे के सारे वो लोग हैं जो कह रहे हैं कि इंक्रोचर सही है, फिर वो कह रहे हैं जी चिट्टा बिकता कासिम नगर में। बिल्कुल, उन पे ऑलरेडी 100 दिन का अभियान चल रहा है। यहाँ पे कोई ऐसी इंसिडेंट नहीं था। ये सिर्फ इसलिए इंक्रोचमेंट्स के ऊपर सख्त कार्रवाई सामने लाने की कोशिश की गई, किसी को बचाना है। तो वो 3-4 घर एक्स्ट्रा तोड़ दिए गए बाई दिस सरकार। अगर कोई प्रॉपर इंक्वायरी बिठाएगी, 100% हैंड इन ग्लव निकलेगा रेवेन्यू डिपार्टमेंट के मंत्री का भी। मैं बड़े सोच में बोल रहा हूँ, उमर अब्दुल्ला साहब की कंसेंट के बगैर, रेवेन्यू मिनिस्टर की और जावेद राना फॉरेस्ट के बगैर किसी DFO की मत नहीं है वहाँ जाए, रेंजर की मत नहीं वहाँ जाए, और ना रेवेन्यू के। मैं रेवेन्यू के मिनिस्टर हूँ, मैंने करना है जो काम। अगर मैंने LG से ट्रांसफ़र करवानी है किसी तहसीलदार की, तो मैंने रिकमेंड तो मैंने करना है ना। वो कैसे मना कर सकता है? रेवेन्यू किसके पास है?
बिल्कुल। और अगर आज रेवेन्यू में प्रॉब्लम आ रही है, अगर एलजी सरकार होती है पूछती एलजी साहब ने किया, लेकिन सरकार किसकी है? एनसी की। और शोर भी वही मचा रहे हैं, क्योंकि वो ये चाहते हैं कि किसी तरीके से हमारा यहाँ फुट होल्ड बने और हम फिर से इसको 91 वाला जम्मू कश्मीर बना दें, जिसमें JKLF को अंदर सपोर्ट करें, बाहर बोले जी नहीं जी आप कुछ नहीं करो, कश्मीरी कहीं नहीं जाएंगे, और फिर वो अपने हिसाब से यासीन मलिक के द्वारा किलिंग्स कराते रहे और अल्टीमेटली फेयर्ड होके लोग सिस्टम से बाहर चले जाए। जो भी इस पूरे एपिसोड में हुआ, इस एंगल पे काम करना जरूरी है। आपका क्या कहना है? बिल्कुल बिल्कुल। मैं जो लोग वहां रह रहे थे, जिनके पास अपने रिकॉर्ड थे, उसको अलग करने का राइट किसका था? गवर्नमेंट का, रेवेन्यू डिपार्टमेंट का। राजा भैया, रेवेन्यू डिपार्टमेंट का था। तो रेवेन्यू डिपार्टमेंट अगर प्रोएक्टिव वहां चला जाता, वहां पे जाके देखता भाई आपका घर है, आपकी गिरदौरी है, और वो डीसी साहब को देता, भाई डीसी साहब जो है वो दोनों जगह देखते, रेवेन्यू को भी देख रहे हैं, उधर भी देख रहे हैं, बट एक्चुअल रेवेन्यू तो तहसीलदार के कंट्रोल में है। बिल्कुल एक्चुअल रेवेन्यू तो नैब तहसीलदार के, पटवारी के कंट्रोल में है। उन्होंने अपनी रिपोर्ट सबमिट करनी चाहिए था ना फास्ट ट्रैक में। अगर उनको पता था वहां पे 2 MLA के लगे हैं, MLA तो कानून बना रहे हैं किस असेंबली में? जिस असेंबली में चीफ मिनिस्टर बैठते हैं, जिसमें कैब मिनिस्टर बैठते हैं। तो दोनों ने मिलके क्या करना चाहिए था कि जो वहां पे इंक्रोचमेंट हुई है उसको रेड डिमार्केट कर दो, और जो नॉन इंक्रोच्ड लोग थे उन लोगों को नहीं छेड़ो। लेकिन जब एक फोर्स लगाने की कोशिश की जाएगी तो वहां पे कुछ इनजस्टिस हुआ, जो कि बहुत दुखदाई है, जिसके खिलाफ हर ह्यूमन आदमी बात करेगा। इवन इंक्रोचर्स को भी हटाना था तो तरीके से उठाना चाहिए था, ढंग से उठाना चाहिए था। लेकिन अगर कुछ चीज़ें हैं जो हमारे पब्लिक में डोमेन में नहीं आई हैं, तो गवर्नमेंट को भी चाहिए उसके बारे में बात की। जैसे हमारे पास कुछ रिपोर्ट्स आई थी कि वहाँ पे गाड़ियाँ रोकी जाती हैं, बिल्कुल, और फिर लूट खसूट होती है, बच्चियों से बदतमीजी होती है, फिर वो कहाँ पे चले जाते हैं, लेके कहाँ गुम हो जाते हैं, पता नहीं चलता है। तो वो चीज़ें पब्लिक में नहीं लाई गई, ना बताई जा रही हैं। सिर्फ ये बताया जा रहा है कि एक लैंड है जो कि उनकी नहीं है, जो वहाँ बैठे हैं। बिल्कुल। और वो उसका इस्तेमाल अगर गलत कामों के लिए किया जा रहा है, ऐसे जो पब्लिक में नहीं है, लोगों को पता है। जैसे मेन गलत काम क्या है कि उसका इस्तेमाल आगे चल के डेमोग्राफी चेंज में करना, दूसरा इस्तेमाल उसको सेफ हेवन बनाने की कोशिश करना। और जो बच्चे वहाँ लोग बोल रहे थे, बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं। अगर ये काशी नगर में है, अगर ये राजीव नगर में है, अगर बाबे के नीचे एरियाज में है, अगर ये जितनी भी स्ट्रेटेजिक लोकेशंस पे है, उसको एक ही नज़र से देख के, ह्यूमन बिहेवियर को सपोर्ट करके, आम इंसानों को मन में रख के उनको हैबिटेट करो जो जेन्युइन है। जो इलीगल इमिग्रेंट्स निकलते हैं वहाँ से, उनको इलीगल इमिग्रेंट्स की तरह ट्रीट करो। बांग्लादेशी आता है बांग्ला, और अगर कोई इंसान कश्मीर के किसी डिवीजन से यहाँ पे आया है, उसको वहाँ कोई प्रॉब्लम है, तो उसको वैसे हेल्प करो, उसको मेन लैंड में रहने दो। जंगलों में छुप के क्यों रह रहा है? रेंट पे रह ले। आपको क्या लगता है कोई स्ट्रक्चर मुफ्त में तो बना नहीं होगा? बिल्कुल नहीं। तो वो ऐसी लैंड में क्यों बनाई जो उनको बिलोंग नहीं करती है? अगर 20-30 लाख का घर किसी ने बनाया, ऐसी जगह क्यों बनाएगा जिसके राइट्स लैंड के उसके पास नहीं है? इसका मतलब कि ये कॉन्स्पिरेसी हुई है, और उसमें हैंड इन ग्लव तंत्र भी है, और आज उन्हीं का इस्तेमाल किया गया। उसको दिखा के एक नैरेटिव बनाने की कोशिश की गई कि जम्मू में कुछ लोग प्यार नहीं करते हैं। लेकिन सवाल ये है, क्या वहाँ पे स्ट्रक्चर बनाए गए थे या नहीं बनाए गए थे? क्या वो स्ट्रक्चर उन्हीं लोगों के द्वारा बनाए गए थे जो वहाँ के रहने वाले हैं, या कुछ लोग उसमें और जुड़ गए थे? जैसे मैंने गलत बोला कि भेड़ों में भेड़िया। वो दुख इस बात का है कि जिस तरीके से वो तोड़ दिया गया, अब उनको रिहेबिलिटेट करने की ज़रूरत है। और जो लोग वहाँ जेन्युइन, उनको जल्दी से रिहेबिलिटेट किया जाए, प्रॉपर उनको सपोर्ट किया जाए। और जो इनजेन्युइन लोग वहाँ बैठे थे, उनको ये रियलाइज़ कराया जाए कि आप जिस एरिया से बिलोंग करते हो, आपको उधर जाके ही अपना रहना हो। बाकी अगर आप जम्मू आना चाहते हो, जहाँ मर्जी जब जाइए, किसने मना किया आपको? लेकिन लीगल प्रोसेस से जाइए। जब तक अपना घर नहीं बढ़ता, रेंट पे ले लीजिए, रिलेटिव के घर ले लीजिए, बट ऐसा नहीं कि जो खुली पड़ी तो वहाँ रहना शुरू कर दोगे। बिल्कुल। क्योंकि पाकिस्तान की एजेंसीज इसी पे काम कर रही हैं कि हमने किसको टारगेट करना है ड्रग्स के लिए, किसको टारगेट करना है सेफ हेवन बनाने के लिए, और किस तरीके से जम्मू, जो कि जम्मू कश्मीर को स्टेबल रखने में अपना रोल प्ले कर रहा है, उसको खराब करना है। जवाब साहब क्या कहते हैं? बिल्कुल, मैक्सिमम आपने बात क्लियर ही कर दी। सरकार और ये जो उन्होंने आज ड्राइव की, कल की जो ड्राइव की हुई है, उसमें इन्होंने ये चीज़ देखनी चाहिए थी कि जो जेन्युइन जिनका रिकॉर्ड है उनको छोड़ देना चाहिए था, और जो जिन्होंने इंक्रोच किया हुआ है उनको भी इंसानी नाते एक टाइम देना चाहिए था। जैसे उस वीडियो में बताया गया कि बच्चों की बुक्स वगैरह जहाँ आगे पीछे वो चली गई हैं, सामान उनका
हो गया, तो उनको एक टाइम देना चाहिए था कि आप भाई अपना सामान निकाल लो। और दूसरी सबसे बड़ी बात है कि गवर्नमेंट ने भी ये कहा, मंत्री जी ने भी कहा और हमारे एमएलए साहब ने भी कहा कि जब उन्होंने ये सारा स्ट्रक्चर तैयार किया तब वो कंसर्निंग डिपार्टमेंट कहाँ थे जिन्होंने बिजली पानी के कनेक्शन दिए। आपकी बात सही जुड़ती है, लेकिन राजा भैया सच ये है जमाल साहब कि नोटिस देने का मतलब होता है कि सरकार ये एक्सेप्ट कर रही है कि ज़मीन इनकी है, आपने इलीगली ऑक्यूपाई की है। अगर कोई इंसान फोर्सफुली आपके घर में घुस जाता है, आप उसको नोटिस देकर थोड़ी बाहर निकालोगे, या आप उसको पहले बोलोगे तू बाहर चल भाई, आप उसको बोले जगह वेकेट कर। नोटिस देने का मतलब है कि उसके पास कोई ना कोई राइट है। नोटिस दे सकते थे अगर उस जगह में गिरदौरी होती किसी की, नोटिस दे सकते थे कि डिमार्केशन। तभी मैंने कहा उधर क्या हुआ, उधर 2 इंसिडेंट हुए। वही एक उसी बात जो पे मैं जमीनें बात कर रहा हूँ। डिमार्केटेड थी, जिनके पास गिरदौरियां थी, जिनके पास पट्टे थे, जिनके पास महाराजा जी का था टाइम का, बिल्कुल। और एक जो लोग उनकी आड़ में बैठ गए आके। वही बात है ना कि वो दोनों को उन्होंने एक ही लेकिन क्लब जब कर दिया। जब वहां पे भीड़ इकट्ठी हुई तो आड़ वाले पावर में ज्यादा थे और वो छुप गए उनके पीछे। तो उन लोगों को आगे आके डेपुटेशन लेके जाना चाहिए था ना कि हमारे यहाँ पे बात हो रही है, हम ये 10-20 घर अपना कागज लेके आए हैं, ये लोग हैं, हम लोग जहां बैठने वाले, हमारे राइट्स हैं, और ये 10 लोग हैं, 20 लोग घर आए जिनके राइट्स नहीं है। जब वो यूनियनिमिटी करेंगे तो गलती किसकी है? उन्हीं लोगों। आज की डेट में ये चीज़ें समझने की ज़रूरत है और इस चीज़ के ऊपर बात करने की ज़रूरत है। हमारे कुछ मीडिया के हाउसेज को भी चाहिए कि हर चीज़ को आप हिंदू मुस्लिम की नज़र से देखना बंद कर दें, आप राइट और रॉन्ग की नज़र से देखें। आप क्या कहते हो रवीश इसके बारे में? बिल्कुल, देखिए जो ये हुआ मेरे को तो जैसे मेरी आपसे भी बात हो रही थी तो मुझे तो थोड़ा सा कॉन्स्पिरेसी की भी बू आ रही है इसमें से कि अचानक कैसे हुआ, और जिस तरीके से एनसी के लोगों ने भी इसको पिकअप किया। कुछ दिन पहले ही गए हुए थे उमर अब्दुल्ला साहब स्टेट मांगने। तो मेरा ये भी कहना है कि जो हमारे होम से आने के बाद ही डिमोलिशन हुई ना। बिल्कुल, ये एक जो कम्युनल जो वेज है उसको फर्मेंट करने की कोशिश की गई थी। और इसमें शहर के मैं लोगों का बड़ा मैं उनको अप्रिशिएट करता हूँ, धन्यवाद भी करता हूँ कि आपने वो आपसी सद्भाव जो है वो बना के रखा, आपने इसको कम्युनल की तरफ जाने नहीं दिया। और अगर देखिए, अगर एक्शन में भी देखिए, एक्शन जबरन तरीके से होता है, ये इसमें एक्सपेक्टेड है कि हताहत होंगे लोग, कुछ लोगों के राइट्स जो है इन्फ्रिंज किए गए होंगे। जिस तरीके से जमाल साहब ने बोला किसी की किताबें नहीं मिल रही या किसी का सामान का नुकसान हो गया, ये जबरन एक्शन होता है, ऐसी चीज़ होगी, प्रॉब्लम, हताहत होंगे लोग। लेकिन जो ग्राउंड थी, ग्राउंड एक स्ट्रॉन्ग ग्राउंड लेके गई थी वो टीम जो गई थी, अब लेकिन उस एक्शन में भी कुछ गलतियां हुई हैं। तो ओवरऑल एक बड़ा इवेंट था, अगर उन पीसफुली गलतियों को गलतियां माना जाएगा तो ही ऑफिसर भी आगे से काम करेंगे। उन गलतियों को गलतियां नहीं मान के अगर ऑफिसर्स को भी हरास करने की कोशिश की जाएगी तो वो भी पार्ट ऑफ सिस्टम है, वो भी आगे से काम करने से डरेंगे। मेरा ये कहना है और आम आदमी को भी यही समझना है कि एक तो सिंपैथीज है उन लोगों के लिए बीइंग ह्यूमंस, एट द सेम टाइम उनको ये भी कन्विंस करना है भी आप जहां मर्जी अपने हिसाब से नहीं रह सकते, ठीक है। और एक अच्छा सिस्टम डिज़ाइन करना है जिसमें हमारे गुज्जर बकरवाल कम्युनिटी के लोग जो नोमैड्स हैं उनके लिए मिल्क विलेजेस का कंसेप्ट लाना है कि भाई आप अपने माल मवेशी लाओ वहाँ पे जहाँ पे खुली जगह पड़ी हो, वहाँ पे आप अपने गर्मियों में आओ, वहाँ पे आपके टेम्प्रेरी स्ट्रक्चर्स हैं, वहाँ से आप सर्दियों में वापस चले जाओ। और जो हमारा ये मिल्क का, क्योंकि जम्मू कश्मीर में जैसे मैं अक्सर कहता हूँ वी आर अमंग्स द फ्यू स्टेट्स जहाँ मिल्क की प्रोडक्शन बहुत बढ़ सकती है, बिकॉज बढ़ानी किसने है? उस कम्युनिटी ने जो मिल्क से जुड़ती है ना। हमारे पास एक बहुत बड़ी पॉपुलेशन इन लैक्स है जो मिल्क को एज ए इंडस्ट्री यूज़ करती है, फूड को एज ए इंडस्ट्री यूज़ करती है, मिल्क एंड देन हमारे पास कैटल्स। हम उस कम्युनिटी को पॉलिटिकल टूल की बजाय इंडस्ट्रियल टूल की तरह लें। मैं इसको सादे ज़ुबान में ये बोलूँगा, हम अगर कोई और स्टेट बोलती है जी मुझे दूध की प्रोडक्शन करनी है, तो काफ़ी लोग हैं जो दूध के साथ काम नहीं करते, पॉपुलेशन ही नहीं है, तो उनको मैन्युफैक्चरिंग करना मुश्किल होगी। जम्मू कश्मीर में जिस तरीके से हम कहते हैं टूरिज्म है, जम्मू कश्मीर आधे हिंदुस्तान को दूध दे सकता है क्योंकि हमारे पास एक पॉपुलेशन है जो दूध का काम करके खुश होती है। जैसे यूपी में यादव्स है, हरियाणा में है, पंजाब में है, जम्मू कश्मीर में इनसे भी शायद पॉपुलेशन में ज़्यादा है। और हमारे पास ग्रास लैंड्स बहुत ज़्यादा है, हमारे पास ग्रीन एरिया बहुत ज़्यादा है। लेकिन सिर्फ कमी किसकी है? हमारे पास एक पॉलिसी की कमी है, जो पॉलिसी स्ट्रक्चर तरीके से इस बड़ी पॉपुलेशन को अपना काम करने दे। तो इसलिए इनको मजबूरी में जगह जगह पे बैठना पड़ता है। फिर वही जो अनआइडेंटिफाइड लोकेशंस है
वो यूज़ की जाती है एंटी नेशनल एक्टिविटीज़ के लिए, और भुगतना किसको पकड़ पड़ता है, और ये प्रॉब्लम पॉलिसी का है ना, पॉलिसी का है ना। तो आज जो ये शोर बचा है, इसको एक अपॉर्चुनिटी के तौर पे लेके, एक तो उन लोगों को सेटल करना है अच्छी जगह पे, क्योंकि भारत के ही लोग हैं, जम्मू कश्मीर के लोग हैं। दूसरा, जो सेंसिटिव लोकेशंस हैं वहाँ पे प्रोएक्टिज्म की ज़रूरत है। ऑफिसर्स को ये हिदायत देने की ज़रूरत है। अगर आपके पास कोई रिपोर्ट आ रही थी तो रंधावा जी को आने की ज़रूरत नहीं थी ना, वहाँ तो लोकल फॉरेस्ट के ऑफिसर का काम था देखना कि भाई साहब इस लोकेशन में कोई आ तो नहीं क्या गलत बंदा बैठने। और अगर कोई बंदा माटो लेके आ रहा है जिसको मिलता है कि भाई आप किसी फॉरेस्ट एरिया में रह जाओ, तो इतना बड़ा फॉरेस्ट एरिया था, वाई दे विल बी अलाउड टू लिव नियर दी प्लेसेस जो स्ट्रेटेजिकली लोकेशन हाईवे के लिए भी खतरनाक है। जैसे माल मवेशी अगर चरते चरते हाईवे पे आ रहा है तो हाईवे को भी डिस्टर्ब करता है। तो फॉरेस्ट का मतलब होता है डीप इनसाइड दी फॉरेस्ट। तो जम्मू के अंदर के फॉरेस्ट में चले जाते हैं, वहाँ पे उनको लोग करते हैं। रोड साइड एरियाज आर सोशल फॉरेस्ट्री, दे आर नॉट फॉरेस्ट, क्योंकि फॉरेस्ट को कवर किया गया है। तो वो फॉरेस्ट में अभी नहीं बैठ रहे थे, बेसिकली वो किसी भी जगह पे बैठ रहे थे जो लेटर स्टेज में इंक्रोचमेंट के थ्रू एक डेमोग्राफी चेंज को करके एक एरिया टू बी यूज्ड इन फ्यूचर फॉर डिस्टर्बेंस हो सकती थी। इसलिए जो डेमोग्राफी का नुकसान कश्मीरी पंडितों ने भुगता, एक कम्युनिटी जो रंधावा जी रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो डर गई, उन्होंने गुहार लगाई कि भाई साहब ये क्या हो रहा है। जहाँ पे 40 घर थे वो बढ़ कैसे गए, या 4 घर थे 30 कैसे हो गए। इसको इग्नोर करके अगर कोई आ जाएगा नहीं जी ऐसे, तो जैसे हमने देखा है कि कश्मीर में आप जा नहीं रहे हो, क्यों नहीं कश्मीरी पंडित वापस जा रहे, क्योंकि पॉपुलेशन की डेफिशिएंसी है, वहाँ पे एक इनसिक्योरिटी फील होती है। तो जम्मू कश्मीर में ओवरऑल जो जम्मू का एरिया है उसमें ही बची है पॉपुलेशन जो डेमोग्राफी बैलेंस कर रही है। अगर वहाँ पे भी उस पॉपुलेशन को ये फेर पैदा किया जाएगा कि यू आर ऑल्सो गेटिंग रिड्यूस्ड, तो उसका असर डेमोग्राफी के साथ साथ पॉलिटिकल डिसीजंस पे भी पड़ता है, जो कि जम्मू कश्मीर और यूटी के लिए ओवरऑल ठीक नहीं है। हमें भारत में डेमोक्रेसी में इक्वल अपॉर्चुनिटी चाहिए, इक्वल सिस्टम चाहिए, और उसको एक स्ट्रक्चर तरीके से हैंडल करने की ज़रूरत है। तो आज की जो चर्चा हमने की उसमें हमारा मकसद ये था कि फैक्ट सामने लाएं, आम आदमी को ये पता लगे कि गवर्नमेंट इज़ एक्टिंग अपॉन प्रेशर्स बाय डिफरेंट ग्रुप्स। ग्रुप 1 जो डेमोग्राफी चेंज को अंडरस्टैंड करता है कि उसका पॉलिटिकल असर क्या पड़ता है। ग्रुप 2 जो सिक्योरिटी को हैंडल कर रहा है, जो ये देख पा रहा है कि इन ग्रुप्स में, इन जगहों पे जो कि हाउस नंबर नहीं है जिनके पास, बट लिवलीहुड सब कुछ है, पानी है, बिजली है, वहाँ पे अगर 4 रोहिंगा आके रहना शुरू हो गए, पिछले केसेस भी हुए, जितनी आपकी ड्रग पेडलिंग है वो इस तरीके के अलग अलग जगहों पे होती है। फिर जो स्ट्रेटेजिक हमारे रूट्स हैं, नाले जो पाकिस्तान बॉर्डर से वहाँ के कोनों पे बैठते हैं, वो इग्नोरेंस में बैठते हैं, जानबूझ के बैठते हैं, कौन बता सकता है। और किसी एक मूवमेंट में वो उसको एक्शन की तरह यूज़ भी कर सकते हैं। अब चूंकि फ्लाईओवर जा रहा है, एक्सप्रेस हाईवे जा रहा है, अगर उसके नीचे हैबिटेशन आ जाती है तो कल को उस पूरे स्ट्रक्चर को भी खतरा डाला जा सकता है। तो उन लोगों को भी ये समझना है कि हम लोगों को अवेयर होकर चलना है। और जो लोग वहाँ के नेटिव थे, या तो अपना प्लॉट उनको बेचते, सेल परचेज करते अगर अलाउड थी तो फिर गलत नहीं थी। और अगर आप कह रहे हो जी हम भी रह रहे हैं तुम भी रह लो, तो गलत है। फिर वहाँ पे क्या हो रहा है, स्कोप ऑफ एंटी नेशनल एक्टिविटी बढ़ाने के लिए, क्योंकि उनको भी नहीं पता हम किसको सपोर्ट कर रहे हैं, उसकी बैकग्राउंड क्या है। तो इस पूरे प्रोसेस को एक होलिस्टिक व्यू से लेने की ज़रूरत है, और इस पर ना फिरका परस्ती करनी चाहिए, ना इसके ऊपर रिलीजन क्यों लाना चाहिए। इसके ऊपर एक ही चीज़ होनी चाहिए कि गवर्नमेंट का काम था राइट को राइट और रॉन्ग को रॉन्ग कहना, एडमिनिस्ट्रेशन का, जिसमें सीएम साहब का काम है और जावेद राणा साहब का काम था। और जब ये लोग अपना काम ठीक से करें तो जो पुलिस की सपोर्ट देनी थी वो काम एलजी साहब का था। एलजी साहब को बोला गया मुझे पुलिस चाहिए, उन्होंने ले दे दी। उन्होंने थोड़ी बोला कि मैं रेवेन्यू में इंटरफेयर कर रहा हूं। तो आज जब मैं तमाशा देख रहा हूं, सारी की सारी बात किधर जा रही है, एलजी साहब के पास, जबकि वो है ही नहीं उधर। रेवेन्यू किसका डिपार्टमेंट है, रेवेन्यू में डिसीजन कौन ले रहा है, उमर अब्दुल्ला। तो वो कहां पे है। जावेद राणा फॉरेस्ट बताएगा ये मेरी फॉरेस्ट की डिमार्केशन है, उमरुद्दौला साहब बोलेंगे रेवेन्यू में इसका लैंड यूज़ किया, वही पूछेंगे ना। और जब वो जाएंगे इंक्रोचमेंट ख़त्म करने तो बोलेंगे जी मैंने तो की नहीं। तो ये हो गया ना लोगों को गलत गाइड करने वाली बात। इसमें आम आदमी को हमने कोशिश की बताने की सच क्या है। अलर्ट रहने की ज़रूरत है, सबको अलर्ट रहने की ज़रूरत है, क्योंकि जम्मू कश्मीर भारत को डिस्टर्ब करने के लिए अक्सर इस्तेमाल किया गया, चाहे 62 की लड़ाई हो, चाहे 62 की लड़ाई हो, चाहे 71 की लड़ाई का डिसिसिव एंगल हो, हमने लूज़ किया, या हमने 62 की लड़ाई 65 की लड़ाई में लूज़ किया, तो हम वनरेबल है। हमें अलर्ट रहना पड़ेगा, नागरिकों को जागरूक होना पड़ेगा, तो गवर्नमेंट अपना काम नेचुरली फिर
ठीक तरीके से करेगी। लोगों से भी यही रिक्वेस्ट होगी हमारी कि हम सब लोगों को आगे बढ़ना है, जम्मू कश्मीर को फिर से एक खास एरिया बनाना है। पंडितों को डर नहीं लगना चाहिए कश्मीर में जाने से, और घूमने फिरने से किसी को डर नहीं लगना चाहिए, लेकिन अपनी कम्युनिटी अपने एरिया में रह के ग्रो करे। माइग्रेशन वो तब करे जब उनको मजबूरी हो। खाली फ्यूचरिस्टिक कोई प्लान लेके अगर आ रहा है तो कोई डर रहा है और डर के वो अपने एमएलए को लेके आता है और कोई अपशब्द बोल देता है, उसको पूरी कम्युनिटी की बात नहीं समझनी चाहिए। और जो वहाँ के लोकल एमएलए थे, जो जानते थे वहाँ लोकल कौन है, अपना कौन है, वो वहाँ गए, उनको बात की गई, पर उन्होंने थोड़ी बोला तोड़ दो। आज कोई नई थोड़ी चल रही है, वो तो अपने लोगों के पास गए बात करने। तोड़ा इसलिए गया क्योंकि उन अपने लोगों में कुछ और भी थे जो उस एरिया को बिलोंग नहीं करते थे। और पिछले कुछ महीनों कुछ सालों से कोविड था, कोविड के बाद पहले 300 टूटी, फिर कोविड आ गया, फिर इलेक्शन नहीं हुई, तो कुछ लोगों को फिर काम लग गया 6 लेन का। उस सब के बीच में कुछ एरिया जो है अनएक्सपेक्टेड रह जाते हैं। वहाँ पे अगर कोई क्रॉप अप कर गया 3-4-5 साल से, तो वो इलीगल ऑक्यूपेंट है, वो इंक्रोचमेंट है। उसको ठीक करना सीएम साहब का कॉल है, रेवेन्यू उसके पास है, और फैसिलिटेट करना एलजी साहब का कॉल है। इस सबको ट्रांसपेरेंसी से हैंडल करने की जरूरत है। और जो इशू हो चुका है उसको अब इस तरीके से हैंडल करना है कि जो लोग वहाँ से अप्रूव हुए हैं उनको जल्द से जल्द सेफ जगह दी जाए जहाँ वो बिलोंग करते हैं, और उनको उनकी फैमिलीज को स्टेबलाइज किया जाए। और ऐसा भी नहीं किया जाए कि हम अब जहाँ मर्जी जाओ। अगर किसी के पास कोई जगह नहीं है और वो जेन्युइन केस है तो उसकी सपोर्ट भी गवर्नमेंट को जल्द से जल्द करनी चाहिए। बिल्कुल। मेरा दर्शकों से अनुरोध है कि हमारे इस विश्लेषण के बारे में अगर आपके कुछ विचार हैं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। हमसे जुड़ने के लिए धन्यवाद। जय माता दी। जय माता दी।